क्या इस बार का पेपर सही में कठिन आने वाला आएगा? क्योंकि सैंपल पेपर का एनालिसिस तो यही बता रहा है। इस बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो आज तक पिछले 4 से 5 वर्षों में नहीं पूछे गए। इस बार एमपी बोर्ड ने बच्चों से सीधे मुंह बात तक नहीं करी है। मेरा मतलब यह है कि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं घुमा फिरा के, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी लास्ट यूनिट से घुमा फिरा कर सवाल पूछा गया है। तो ऐसे 70 मार्क का होने वाला है तुम्हारा बायोलॉजी का पेपर। अब तुम्हें डर लग रहा हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये मॉडल पेपर इतना डरावना भी नहीं, क्योंकि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको यहां पर बता दूंगा जिससे तुम्हारा डर चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है अपना सैंपल पेपर, और इस सैंपल पेपर का एनालिसिस लेकर के आया हूं मैं आपके लिए इस वीडियो में। तो बच्चों अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा भारी बदलाव देखने के लिए मिले हैं आपके इस सैंपल पेपर में। क्या बदलाव है, कैसे बदलाव है, और उससे डरना कैसे नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो के अंत तक आपके पास होगी। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव हुए हैं और क्या बोला गया है एमपी बोर्ड के इस सैंपल पेपर में। सामान्य सी बात है कि केवल अभ्यास हेतु यह नमूना प्रश्न पत्र आपको दिया गया है, यानी कि एमपी बोर्ड भी यह दावा नहीं कर रहा है कि सेम इसी तरह के प्रश्न या यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह केवल अभ्यास के लिए एक नमूना पत्र है। लेकिन जो पिछले वर्षों में देखे गए हैं, यह समझ में आता है कि भैया विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो पैटर्न इस नमूना प्रश्न पत्र में दिया जाता है, वही पैटर्न कहीं ना कहीं आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रश्नों में देखने के लिए मिलता है। तो आओ चलो देखते हैं कि क्या पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी 20 क्वेश्चंस टोटल आपके बायोलॉजी के प्रश्न पत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर बात करेंगे टाइम, पिछली समय के अनुसार ही 3 घंटे का होने वाला है, और मार्क्स भी जो होने वाले हैं वो टोटल 70 मार्क होने वाले हैं। 30 मार्क तुम्हें तुम्हारे प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि इस निर्देशों में क्या लिखा गया है। निर्देशों में लिखा गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 1 मार्क के प्रश्न है, ठीक है। 6 से 20 तक टोटल प्रश्न जो है आपको उसके विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि आपको अथवा वाले प्रश्नों को हल करना है। 6 से 12 तक अति लघु उत्तरीय है, 13 से 16 तक लघु उत्तरीय है, और 17 से 20 तक 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के रूप में दिए गए हैं। यहां भी बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है, आखिर इस पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या में, ना ही समय में और ना ही मार्किंग स्कीम में कोई बदलाव हुआ है। तो आखिर बदलाव हुआ कहां है? बदलाव हुआ है आपके प्रश्नों के पैटर्न पर, आपके उन यूनिट्स के पैटर्न पर जहां से पिछले समय तक अच्छे सवाल आते रहे, लेकिन इस बार घुमा फिरा के सवाल पूछ लिए गए। आ जाओ समझते हैं इस पेपर का पैटर्न क्या है। तो सही विकल्प यानी एमसीक्यू 6 आपको दिए गए हैं। 6 में गुणित 1 करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 मार्क आपको यहां पर मिल जाने वाला है। वैसे ही रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स 6 आपको दिए गए हैं। 6 गुणित 1 होगा, 6 मार्क के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न दिए गए हैं सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स, ये भी 6 दिए गए हैं। 6 गुणित 1 यानी प्रत्येक पर 1 मार्क आपको मिल जाएगा। सही जोड़ी यानी मैच द कॉलम आपको 5 दी गई है। 5 गुणित 1 की बात करें तो 5 मार्क सीधे सीधे यह आपको दिलाएगा। और बात करते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए की, तो यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 गुणित 1 ये 1-1 मार्क का आपको दिला देगा। अब बात करते हैं 2, 3 और 4 मार्क के पेपर, 4 मार्क के प्रश्नों की। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो टोटल संख्या में 7 प्रश्न दिए गए हैं, और 2 मार्क का आता है एक प्रश्न, तो 7 दूनी हो गए 14 मार्क। वैसे ही लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूरे प्रश्न पत्र में 4 दिए गए हैं, यानी 4 गुणित 3 12 हो जाएंगे आपके।
टोटल मार्क्स। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, यहां पर 4 गुणित 4 हो जाएंगे 16। ऐसे करके टोटल 70 मार्क का पेपर आपको यहां पर दिखाई देगा। अब समझते हैं कि आखिर किन इकाइयों से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात करेंगे हम कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। अगर हम सीधे सीधे प्रश्न देखते हैं तो आईयूडी और ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी ये हमको दिखता है हमारे तीसरे अध्याय से सीधा सीधा प्रश्न आते हुए, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सिंपल है, लेकिन आईयूडी वाला सवाल जो है आपको तर्क शक्ति के लिए मजबूर कर देगा कि आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है, 2 कारण बताइए। क्या ऐसे कोई सवाल पिछले वर्षों में देखने के लिए मिले इस अध्याय से? नहीं। उसके बाद बात करेंगे मानव लिंग में निर्धारण के लिए नर और मादा में से कौन उत्तरदायी होता है, क्यों। फिर अगेन तार्किक प्रश्न, यहां पर तर्क शक्ति का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि सीधा सीधा उत्तर आपको लिखना है। और तर्क शक्ति के साथ में आपको यहां पर बायोलॉजिकल आंसर देना पड़ेगा, फालतू बात नहीं की जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे, पहचान कर लिखिए कि जोड़े किस प्रकार के हैं, समजात या समवृत्ति। समजात और समवृत्ति अंगों में ना ही अंतर पूछा गया है और ना ही पूछी गई है उनकी परिभाषा। उदाहरण दे दिया गया है, सीधे सीधे एनसीईआरटी से उदाहरण उठाया गया है और बोल दिया गया है कि इन दोनों जोड़ों में से बताओ कौन समजात है और कौन समवृत्ति है। क्या पिछले वर्षों में इस प्रकार से दिमाग लगाने वाले प्रश्न हमको देखने के लिए मिले? नहीं। आगे चलते हैं, आगे चल करके देखते हैं कि सीधे सीधे बात ही नहीं करी है एमपी बोर्ड ने, पूरे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके बातें उलझा करके दिए गए हैं, जिससे आपको अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके उत्तर लिखना पड़ेगा। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में क्यों देती है, इस विचित्र व्यवहार का कारण एवं पारस्परिक क्रिया का नाम बताइए। यहां पर सीधे सीधे किसी पारस्परिक क्रिया का आपको नाम या फिर परिभाषा नहीं पूछी गई है, एक कंडीशन दे दी गई है और उससे बोला गया है कि इस कंडीशन का नाम बताइए क्या होता है और क्यों होता है। क्या ऐसे सवाल पिछले वर्षों में देखने के लिए मिले थे? नहीं देखने मिले। अब बात करते हैं इस तरह के सवालों की। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके परीक्षा में आपको एक चित्र दिया जाएगा, कुछ ब्लैंक स्पेस दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि आखिर ये चित्र कहां से लिया गया है और उसके बाद इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे दिए गए चित्र में मुख्य कशेरु की वर्ग टेक्सा की आनुपातिक संख्याएं दर्शाई गई है, ए और बी क्या है पहचान करके लिखिए। क्या ये सवाल कठिन की श्रेणी में नहीं आता है? क्योंकि इसके लिए आपको हर वो चित्र आपको अपनी किताब से पढ़ना पड़ेगा जो आपकी किताब में ढेर भर के लिखे गए। क्या ये कठिन सवाल नहीं होते हैं? उसके बाद देखेंगे कि मानव उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, 2-3 बार पिछले वर्षों में पूछा गया है। लेकिन शुक्राणु जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए, ये सवाल हर बार देखने के लिए नहीं मिलता है। इस बार शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का केवल आरेखीय निरूपण करना है, यानी कुल मिला के मैं बोलूं तो एक चित्र का सवाल आपसे यहां पर पूछा गया है। अब बात करेंगे अगर चित्रों के सवाल की, तो ढेर सारे चित्र आपको बनाने के लिए इस एग्जाम में बोला गए हैं, इस पेपर में बोले गए हैं। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर जो है सवाल बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं और बार बार आपसे बोला जा रहा है कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके उत्तर लिखिए। अगर बात करेंगे चित्र वाले प्रश्नों की, तो चित्र वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार अपने को दिखाई देते हैं। पहले हमने देखा कि आरेख बनाना है, दूसरा हम देखेंगे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का चित्र सहित जो है व्याख्या स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। उसी के बाद में यहां पर आपको प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र से केवल चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। ये भी एक सवाल जो है चित्र वाला है और केवल चित्र के माध्यम से आपको समझाना है कि प्लाज्मोडियम का जो जीवन परिचय है या जीवन चक्र है वो किस प्रकार से चलता है। क्या ये कठिन की श्रेणी में नहीं आता है? अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न की, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो सिंपल दे दिया गया है, लेकिन आखिरकार पुनः चित्र बनाने के लिए बोल दिया गया है कि चित्र सहित समझाइए इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो है क्रिया को। तो हमको इस पूरे विश्लेषण से क्या देखने के लिए मिलता है, आइए जानते हैं कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के
कितने सवाल बनते हुए यहां पर आपको दिखाई देते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पहली यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन यानी कि जनन वाली यूनिट, जहां से हमको 1 मार्कर 8 प्रश्न दिखाई देते हैं, 2 मार्क का 1 प्रश्न दिखाई देता है, 3 और 4 मार्क का 1 प्रश्न दिखाई देता है। यानी कि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पूरी की पूरी यूनिट है। 3 जो है आपके चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या यहां पर हम इंपॉर्टेंट मार्क कर दे इस यूनिट को, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क के लिए पूछी गई यूनिट ये इकलौती है। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। वैसे ही बच्चों को डर लगता है जेनेटिक्स से और सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं जेनेटिक्स से। 1 मार्क वाले जो प्रश्न है वो 6 पूछे गए हैं, 2-2 मार्क के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 मार्क का 1 और 4 मार्क का 1 सवाल यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे आपको ज्यादा मार्क्स के लिए सवाल इन यूनिट से देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बची हुई 3 यूनिट्स की बात करते हैं। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 5 1 मार्क के सवाल देखने के लिए मिले हैं, 2 मार्क का 1, 3 मार्क का 1 और 4 मार्क का 1 सवाल देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस सिंपल सी यूनिट में आपको काफी अच्छे मार्क्स लेने की संभावना बन जाएगी। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की। तो 4 मार्क के आपको 1-1 मार्क वाले सवाल दिखेंगे, 2 मार्क के लिए 1 सवाल दिखेगा, 3 मार्क का सवाल यहां पर अनुपस्थित है, यानी 3 मार्क का कोई सवाल पूछा नहीं गया है, सीधे सीधे 4 मार्क का सवाल पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजी की, जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल सी यूनिट होती है, लेकिन यहां से जो है 5 आपको 1 मार्क के सवाल देखने के लिए मिलेंगे, 2 मार्क के 2 सवाल देखने के लिए मिलेंगे और 3 मार्क का 1 सवाल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 4 मार्क का कोई सवाल इस नमूना प्रश्न पत्र में नहीं देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको अब स्वयं समझना पड़ेगा कि इस एमपी बोर्ड ने कितना लेवल और कैसा लेवल अपना चेंज कर दिया है सवाल पूछने की कैटेगरी में। अगर आप 1 मार्कर प्रश्नों को भी देखेंगे तो सीधे सीधे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, हर एक सवाल के लिए कोई कथन दे दिया गया है और उससे आपको चुनना है अपना सही विकल्प या रिक्त स्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कैसे, कहां से और कब तक, ये सवाल जो है इस वीडियो के साथ सभी बच्चों के मन में आ रहा है, और अगर आ रहा है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं यही आपको बताने वाला हूं कि इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अरिविहान का संभव क्रैश कोर्स। इस संभव क्रैश कोर्स में आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर के क्वेश्चनों का हल, और हम यहां पर आपको अपने हाथों से चित्र बनाना सिखाएंगे, अपने हाथों से लिखना सिखाएंगे कि आखिर किसी प्रश्न का उत्तर कितने मार्क के लिए कितने वर्ड्स में लिखा जाता है। साथ ही साथ हर वो एक चीज जो आपकी इस जीरो तैयारी को हीरो तैयारी में परिवर्तित कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक संभव क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अरिविहान एप्लीकेशन को डाउनलोड करके संभव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां से ही सब असंभव चीजें संभव बनेगी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अरिविहान के साथ और अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।